Hello students, once again I am here in front of you with the remaining part of the chapter heat that I explained in my first video as part 1. Hope you understood that. Maybe you are facing some sort of problems. So let me give you a brief description what we did just in that video, and now we will forward with the new part. So let us start. यहाँ सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ये जाना था कि हीट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के तरीके आइदर बाय टचिंग और बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवाइसेस लाइक क्लिनिकल थर्मामीटर, लाइक लेबोरेटरी थर्मामीटर, इन चीज़ों को आपने देखा होगा. आई ऑल्सो टोल्ड यू टू कंप्लीट द टेबल्स गिवन इन योर बुक. तो होप सो कि आपने उनको फिलअप किया होगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ. यहाँ पर लास्ट में हमने ये बताया था कि देयर इज़ द चेंज इन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द बॉडी इज़ कोल्ड, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर जितना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर जितना होगा, उससे ज़्यादा होने पर कोई चीज़ हॉट होगी और कम होने पर कोल्ड. यहाँ पर अब हम आगे सेकंड पार्ट पे आएंगे. यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया था, चाय के कप में चम्मच डाली तो जो हिस्सा चम्मच का चाय के बीच में था, यानी गर्म पानी में था या गर्म चाय में था, वो तो गर्म होगा ही, लेकिन उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो गया. क्यों? वाई? इसका मतलब कुछ ऐसा है जो हीट को या डिग्री ऑफ हॉटनेस को एक सिरे से दूसरे सिरे से ट्रांसफ़र करता है. तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्यों और कैसे होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको जानने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर आप ये समझिए कि हर मटेरियल अलग अलग चीज़ का बना होता है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द नेचर. बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं. तो जिन चीज़ों से ऑब्जेक्ट बने होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिपेलिंग द हीट. वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या रिपेल करते हैं. कुछ चीज़ें जो हीट को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो जल्दी गर्म हो जाती हैं. तो आइए इसको ऐसे समझते हैं. यहाँ आपको बुक में एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया हुआ है. लेट अस मूव विद दैट ऑल्सो. उसके हिसाब से ही जब अगर चलें तो यहाँ पर इन्होंने एक रॉड ली है, एक मेटल रॉड. इस मेटल रॉड पर बीच बीच में जगह जगह पर इक्वल डिस्टेंसेस पर, बराबर दूरी पर धीरे धीरे वैक्स यानी मोम के कुछ टुकड़े चिपका दिए. यहाँ पर आप पेज नंबर 40 एक्टिविटी 4.6 पे इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं. ये आपको फिगर दिखाई दे रही है. बीच में ये रॉड है. इस रॉड पर ये वैक्स यानी मोम के टुकड़े इक्वल डिस्टेंस पर चिपकाए गए हैं. एक एंड पर 2 ब्रिक्स यानी ईंटों के बीच में इस मेटल रॉड को रोकने के लिए फिक्स कर दिया है. दूसरे एंड को कैंडल फ्लेम के ऊपर रखा है. किसी भी माध्यम से हम इसको गर्म कर रहे हैं. अब यहाँ समझने वाली बात है, हीट इज बीइंग सप्लाइड थ्रू दिस फ्लेम टू द वन एंड ऑफ दिस मेटल रॉड. इस मेटल रॉड के एक सिरे को हम कैंडल फ्लेम के साथ गर्म कर रहे हैं. इसको करते रहिए. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होगा आप देखोगे कि जो पहला वाला वैक्स का टुकड़ा था यानी मोम का टुकड़ा था, ये मेल्ट होना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया और पिघल कर नीचे गिर जाएगा. थोड़ी देर बाद यही प्रक्रिया इसके अगले वैक्स के टुकड़े में भी होगी. धीरे धीरे करके एक एक करके सभी ये वैक्स के टुकड़े नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे और गिर जाएंगे. ये क्या है? वाई दिस इज हैपनिंग? यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? पहले वो क्यों चिपके रहे, बाद में वो क्यों गिर गए? इससे हमें ये समझ में आएगा कि हाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड टूवर्ड्स द अदर एंड. कैसे एक सिरे से
उसकी जो हीट है, जो फ्लेम की हीट है, उसको मेटल एब्जॉर्ब करता है और दूसरे सिरे तक पहुंचाता है। वास्तव में जिन छोटे छोटे पार्टिकल से वो मेटल या रॉड बनी हुई है वो सब आपस में एक दूसरे के क्लोज होते हैं बिकॉज इट इज़ ए सॉलिड सब्सटेंस। वो एक ठोस पदार्थ है, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला वाला पार्टिकल जब गर्म होता है तो वो अपनी गर्मी जितनी बर्दाश्त कर पाता है ठीक है, बाकी आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो नेक्स्ट पार्टिकल हीट हो जाता है। इस तरीके से करके वो गर्मी धीरे 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 आगे बढ़नी शुरू होती है। जब वो उस वैक्स के टुकड़े तक पहुंचती है तो वैक्स का जो हीट को बर्दाश्त करने की शक्ति है, पावर है, वो बहुत लो डाउन होती है, कम होती है। लोअर होने के कारण इट मेल्ट्स सडनली, कम टेम्परेचर कम हीट पर ही वो मेल्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब अगर पहला टुकड़ा नीचे गिरा, मतलब हीट जो हमने एक कॉर्नर पे स्टार्ट की थी, सब जगह पर तो हमने गर्म नहीं किया था, एक ही जगह पर गर्म हो रहा है। तो वो धीरे धीरे वो हीट जहाँ जा रही है, अगर पहला वैक्स के टुकड़े को उसने गर्म करके गिरा दिया, इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट उस पॉइंट तक आ गया। उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, जो वैक्स के टुकड़े हैं वो गिरते गए। ये शो करते हैं कि हीट उस एंड से दूसरे एंड की तरफ बढ़ रही है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। धीरे धीरे करके वो टेम्परेचर दूसरे एंड तक का जो ब्रिक्स के बीच में है वहाँ तक पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अगर हम एक रिजल्ट निकालें तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। जो हीट का ट्रांसफ़र है वो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर बढ़ता है। यही काम हमारे पहले एक्सपेरिमेंट में हुआ था। चाय में हमने चम्मच डाली थी तो वो हिस्सा गर्म हुआ पहले जो चाय में डिप था, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो बाहर था वो भी गर्म हो गया, क्योंकि हीट पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होकर उसके दूसरे सिरे तक भी आ गए। आप उसको छुएंगे तो गर्म महसूस करेंगे। होप अंडरस्टैंड, समझ में आया। इसको आप अलग अलग मटेरियल में चेक कर सकते हैं। सबकी ट्रांसफरिंग पावर, हीट एब्जॉर्ब करने की पावर अलग अलग होती है। अब हम साइंटिफिक टर्म अगर इसको दें तो ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो पार्टिकल्स हीट को अपने में सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये वर्ड एब्जॉर्प्शन वाला जो वर्ड है, इसको हम साइंटिफिक भाषा में कहेंगे कंडक्शन। हीट कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मेटल्स टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोसेस होता है मेटल्स में, उसे कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ पार्टिकल्स के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इसी तरह हम इसको रिवर्स भी चेक कर सकते हैं। आपने कोई गर्म चीज़ ली, उसको पानी में डाल दिया। अगर आप उसके एक सिरे को पूरा का पूरा पानी में डाल दीजिए, एक साथ ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप गर्म चीज़ को किसी चीज़ से पकड़कर, किसी कपड़े से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से पकड़कर, अगर आप गर्म रॉड को तेज़ गर्म करके उसके एक एंड को पानी के टब में डुबा दीजिए, कुछ देर तक रोक के रखिए, तो आप देखेंगे जो सिरा आपके पास है, जो आपने दूसरा एंड पकड़ा हुआ है, वो भी ठंडा हो जाएगा। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, यानी जो रॉड की गर्मी थी जो आपके वाले सिरे पर थी, जब दूसरा हिस्सा ठंडा हो गया तो उसके साथ की गर्मी ठंडे वाले हिस्से में चली गई। ऐसे ही धीरे धीरे गर्मी ठंडे की तरफ जाती रहेगी और वो पूरी रॉड एक सिरा डूबने पर भी ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि हीट इज ट्रांसफर्ड इन मेटल्स बाय कंडक्शन। अब जहाँ कंडक्शन नहीं होता, मेटल्स तो सॉलिड है, उनमें कंडक्शन होता है, लेकिन सब चीज़ें तो सॉलिड नहीं हैं। लिक्विड भी तो हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी तो हो सकता है। क्या उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा? होगा। तो कैसे? आइए ये भी समझते हैं। इसमें मूल सिद्धांत हम यही रखेंगे कि हीट जो है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है। अब देखिए, अगर हम लिक्विड का केस लें, वाइल कुकिंग हम अच्छे से समझ सकते हैं। कुकिंग करते टाइम जो हम फ्लेम बर्न करते हैं, जो गैस बर्नर होता है जहाँ से हम हीट सप्लाई करते हैं, वो कैसे करते हैं? बर्तन के नीचे चूल्हे में आग जलाते हैं, वहाँ से उसके बॉटम में, सेंटर में हीट सप्लाई होती है। वो हिस्सा गर्म हुआ, अंदर जो भी चीज़ पक रही है
उसमें जो वाटर कंटेंट होता है, लिक्विड फॉर्म होती है, वो नीचे से गर्म हुई। अब वो जो गर्मी है हम एक ही पॉइंट गर्म कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, ऊपर वाला हिस्सा ठंडा है, तो जब वो गर्म होगा तो गर्म होने के बाद इट विल राइज अप। तो जब वो ऊपर उठेगा तो नीचे वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। बीइंग अ लिक्विड, तो क्या होगा, ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं जो ठंडे हैं वो उसकी जगह ले लेंगे, वो भी गर्म हो जाएंगे। फिर जो ऊपर की लेयर है वो नीचे आती रहेगी और गर्म हवा ऊपर उठती रहेगी। जैसे जैसे लिक्विडिटी से एयर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, टेम्परेचर लेवल बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा। तो ऊपर की लेयर वाइज जो हीटिंग ट्रांसफ़र होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो मेटल्स में हमने देखा इट इज़ कंडक्शन, और लिक्विड में क्या देखा, कन्वेक्शन। दोनों में ट्रांसफ़र ऑफ हीट का नाम अलग अलग दिया गया, कंडक्शन और कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में लेयरिंग से हीट ट्रांसफ़र होती है। ऐसे ही लिक्विड के साथ साथ गैसेस में भी ऐसे ही होता है। एयर पार्टिकल्स भी नीचे के हिस्से पर हमेशा गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ रहती है। यही कारण है जब वेपर्स बन जाते हैं, भाप बन जाती है, तो वो ऊपर उड़ जाती है। लेकिन ऊपर जाने के बाद जब बादल बन जाते हैं, ठंडी होने के बाद इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, पानी की फॉर्म में फिर बारिश होने लगती है। ये प्रोसेस हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, शायद आपको याद हो। तो कहने का मतलब ये कि जो हीट ट्रांसफरिंग है वो दो मेथड से हुई, कंडक्शन और कन्वेक्शन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आप अच्छे से इसको अपनी बुक में डिटेल में रीड करें अलॉन्ग विद एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये समझ में आएगा कि हॉटर एंड और कोल्डर एंड से ट्रांसफरिंग कैसे होती है। यहाँ पर आप ये भी समझ लें कि जिन रेस के माध्यम से हीट ट्रांसफ़र होती है उनको हम कहते हैं रेडिएशंस, तरंगे। जो पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं, चाहे वो खुले रूप में हो लिक्विड्स में, और ज़्यादा खुले हों गैसेस में, या क्लोज़र हों सॉलिड्स में, इन सभी में हीट ट्रांसफ़र, पहला पार्टिकल गर्म हुआ, उसने हीट अगले को ट्रांसफ़र की, तो एक तरह की तरंगे बन जाती हैं। इनको हम कहते हैं रेडिएशंस। तो रेडिएशंस आर द मीन ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। रेडिएशन को अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो आसानी से नेचर से समझ सकते हैं। सनलाइट नदियों में, नदियों के पानी पे पड़ती है, पानी के ऊपर की लेयर गर्म हो जाती है, उसमें इवेपोरेशन होता है, पानी ऊपर उड़ गया, तो वाटर साइकिल गेट्स कंप्लीटेड व्हेन द वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। बारिश के रूप में वही पानी जो यहाँ से ऊपर गया था वो वापस आता है। तो जो अलग अलग प्रोसेस है, इवेपोरेशन है, फिर कंडेंसेशन है, डिस्टिलेशन, ये सब नॉर्मल वे में जो प्राकृतिक वे रूप में होता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। कॉमन लाइफ में भी हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसा हमने देखा कि हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना बताया था, 37 डिग्री सेल्सियस, मेंटेन रखने के लिए वेदर चेंजेस के हिसाब से हमें कपड़े भी अलग अलग तरीके के पहनने पड़ते हैं। ठंड का मौसम होता है, वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। गर्मी का मौसम होता है, वी यूज टू वियर कॉटन क्लोथ्स। क्यों? इसलिए क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स हैं दे कीप अस वार्म। वो हमें वार्म इसलिए रखते हैं कि जो चारों तरफ हवा चल रही है, जो ठंडक है, उसमें जो रेशे होते हैं वुलन के, वूल के, ऊन के, उनके बीच में हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो फंस जाते हैं, तो वो हमारे शरीर को टच नहीं कर पाते, या टच करते हैं तो बहुत कम मात्रा में करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की गर्मी बनी रहती है और बाहर की सीधी हवा बॉडी को नहीं लगती, जिसके कारण हम ठंड महसूस नहीं करते। दूसरी तरफ गर्मियों में अगर हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो कॉटन क्लोथ हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, दे ट्रांसमिट्स हीट बैक। जो हीट के रेडिएशंस जब शरीर पर पड़ती हैं तो सारी के सारे हीट को, क्योंकि जो कॉटन होता है दैट इज़ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, उसमें बहुत नज़दीक उसके पार्टिकल्स होते हैं, अच्छी तरह से मथे हुए होते हैं, अच्छी तरह से नज़दीकी से रेशे उसके जुड़े हुए होते हैं, जो हीट रेडिएशंस को पार नहीं होने देते। बहुत कम मात्रा में गर्म होने के कारण हमारी बॉडी की ठंडक
बनी रहती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है, तो हमें गर्मी कम महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि हम कॉटन क्लोथ्स को समर में, वुलन क्लोथ्स को विंटर में पहनते हैं टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि एटमॉस्फेयर से हमारा बचाव हो सके समय के हिसाब से, सर्दियों में और गर्मियों में। नॉर्मल वे में हम इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें गर्म करती हैं, जैसे तवा जिस पर रोटी बनती है, ऐसे बर्तन जो सीधा फ्लेम पर रखकर गर्म किए जाते हैं, उसके दूसरे एंड पर आपने देखा होगा या तो लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया जाता है। क्यों? ताकि हम उसको छुएं तो हमारा हाथ जले ना। हीट का प्रभाव दूसरे एंड तक जब आएगा तो हम उसको टच करेंगे तो इट विल अफेक्ट आवर बॉडी। वुड या प्लास्टिक इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर लेस ऑब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, यानी कि दे आर इंसुलेटर्स, उनमें कंडक्शन कम होता है। तो जो हीट को प्रॉपर वे में अधिक मात्रा में सप्लाई करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। दोज हु डू नॉट एब्जॉर्ब हीट एट द हायर लेवल, दे आर इंसुलेटर्स। तो एक कंडक्टर्स जो हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक इंसुलेटर्स जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, दे गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट। इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किसी चीज़ के गर्म प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्लास्टिक के हैंडल्स या लकड़ी के हैंडल्स यूज़ किए जाते हैं, इसी रीज़न से कि गर्मी हमारे हाथ तक, हमारी बॉडी तक ना पहुँचे। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दोनों की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई। हाउ दे आर यूज्ड इन द कॉमन वेज, ये भी बताया। किस तरह के कपड़े हमें किस मौसम में पहनने चाहिए और क्यों, ये भी बताया। एक और अंतिम बात मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि कलर्स का प्रभाव भी रेडिएशंस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट। हीट एनर्जी का मेजर सोर्स है सन, और जो सन रेज होती है, वाइट लाइट होती हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स होते हैं जो वाइट लाइट में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सातों के सातों रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, द कलर बिकम्स वाइट। अगर सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाएं तो द कलर बिकम्स ब्लैक। तो ब्लैक एंड वाइट जो कलर्स हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम, बट दे शोज द एब्जॉर्बेंस। अलग अलग एंगल्स पर रेडिएशन आने के कारण सबका हीटिंग इफेक्ट अलग अलग होता है हर रंग का। कुछ रंग ठंडे और कुछ रंग गर्म माने जाते हैं, यानी जितने भी लाइट शेड्स हैं वो सब हीट के लेस एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, और जितने भी डार्क कलर्स हैं वो हीट रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर मोर बेटर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो गर्मियों के मौसम में हमें हल्के सादे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, यानी लाइट कलर्स के, वाइट, लाइट ग्रीन, पिंक, तो इससे हमें गर्मी कम लगेगी। सर्दियों में ब्लैक, रेड, मैरून, इस तरह के जो डार्क कलर्स हैं, ब्लू, पर्पल, ये वाली जो कलर्स हैं डार्क वाले, दे विल एब्जॉर्ब मोर हीट, तो बॉडी को गर्म रखने में मदद करते हैं। तो डार्क कलर्स आर मेंट फॉर द विंटर्स और द कोल्ड रीजन्स, एंड लाइट कलर्स आर मेंट फॉर द समर्स। तो होप सो कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था, उसके साथ आप इस पार्ट को भी कंसिडर करें। जब आप दोनों को पूरा देखेंगे तो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 7th, द चैप्टर वी आर डूइंग इज हीट। ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरी दी। नाउ यू विल रीड इट आउट। क्वेश्चन आंसर्स आपने किए हुए हैं। यू हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर। दिस वाज फॉर द रिवीजन। रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए मैंने आपको सारे बेसिक फैक्ट्स को एक बार दोबारा क्लियर किया। आप अच्छे से समझें। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि ये जो बात का पार्ट है, व्हाट यू हैव लर्नड, इसमें आपको पूरे चैप्टर का सारांश दिया होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, रीड इट केयरफुली, तो समझिए कि आपको ये चैप्टर का कंप्लीट मैटर क्लियर हो गया। इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू मे आस्क, यू मे डू इट, you may get it confirmed by different ways.
you can contact me also in the same way. So hope so the chapter is again very clear to you. Consider the chapter, and as usual I again request you, I again ask you to read the chapter carefully, try to understand it, fill up the things wherever the blanks are given, wherever the tables are given, try to follow up the practicals. जो practicals perform करें, be careful, what precautions you should take while handling the apparatus, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए do it, learn it and get it. The chapter of heat is completed. तो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ. थैंक यू.